नमस्ते बच्चों। 8वें पाठ के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। बच्चों, सभी धातुएं ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इन अभिकारकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता निश्चित नहीं की जा सकती है। इसलिए बच्चों, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता निश्चित करने के लिए ऑक्सीजन, अम्ल और पानी इन अभिकारकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इनके स्थान पर इसके लिए धातुओं की अन्य धातु के लवणों के साथ होने वाली विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे हम। धातु ए है, एक धातु है और दूसरा है बी, जो है वो धातु का लवण है। इन दोनों की जब अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो इस अभिक्रिया में क्या बन रहा है? ए धातु का लवण बन रहा है और बी धातु अलग निकल गई। यानी इस धातु के लवण में से इस धातु को बाहर निकाल दिया किसने? ए धातु ने। तो यहाँ पे इस बी धातु की अपेक्षा ए धातु अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के कारण उसने इसमें से, इस लवण में से इस धातु को बाहर निकाल दिया। यानी कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, ये आपको एक आकृति दिखाई दे रही है। इसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी दर्शाई गई है। किसके आधार पर? पानी के साथ, अम्ल के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के आधार पर। तो यहाँ पे ये अभिक्रियाशीलता लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है अधिक, नीचे लिखा है कम और बीच का यहाँ से और यहाँ तक। यानी मैग्नीशियम से लेके चांदी तक कैसी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। पोटेशियम से लेके कैल्शियम तक अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। और सोना कैसे है? कम क्रियाशील धातु के अंतर्गत आता है। बच्चों, विस्थापन अभिक्रियाओं के अनेक प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने अभिक्रियाशीलता श्रेणी विकसित की है। धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में की गई व्यवस्था को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के 3 समूह बनाए गए हैं। पहला, अधिक अभिक्रियाशील धातु, जैसा कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और फिर है कम अभिक्रियाशील धातु। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। राजवायु यानी आदर्श गैसें, जिन्हें हम निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं, शून्य समूह के तत्व, ये अधातुएं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। हमने धातुओं की अभिक्रिया से अभी तक देखा कि धातुओं के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? धन आयन। यदि हम कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को ध्यान से देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति पूर्ण करना, इस प्रेरक शक्ति से अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और अपने निकट के राजवायु यानी निष्क्रिय गैसों का संरूपण प्राप्त करती हैं। क्योंकि निष्क्रिय गैसों के बाह्यतम कवच पूर्ण होने के कारण राजवायु रासायनिक दृष्टि से कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा कि सोडियम धातु के एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से और क्लोरीन अधातु द्वारा वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से सोडियम क्लोराइड यौगिक बनता है। समीकरण यहाँ दी हुई है। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु, इनके संयोग करने से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड नामक आयनिक यौगिक बनता है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जैसे आयनिक यौगिक भी बनते हैं।
अब अपना अगला टॉपिक है बच्चों अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में बहुत कम समानता होती है। अधातुओं को हम ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करती हैं। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। पहला है अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सामान्य रूप से अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर के अम्ल धर्मी ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में उदासीन ऑक्साइड भी बनते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसके पूर्ण ज्वलन से यानी पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड नामक अम्लधर्मी ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि कैसा है, अम्लधर्मी। कार्बन और ऑक्सीजन के अपूर्ण ज्वलन से, अपूर्ण ज्वलन यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये भी एक गैस है परंतु ये कैसी है, उदासीन गैस। उसी तरह से सल्फर प्लस ऑक्सीजन, अपूर्ण ज्वलन से सल्फर डाइऑक्साइड नामक अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे हम अम्लधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। आगे है बच्चों अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। सामान्य रूप से अधातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु हैलोजन अपवाद है। हैलोजन यानी 17वें समूह के तत्व। तो ये हैलोजन जो है पानी में घुलने पर अभिक्रिया करती हैं। जैसे क्लोरीन जब पानी में घुल जाती है तो ये क्लोरीन है H2O यानी पानी क्या बन रहा है, HOCl प्लस HCl। अगला है अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुओं की तनु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, परंतु हैलोजन अपवाद है। उदाहरण के लिए क्लोरीन की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्लोरीन प्लस 2HBr gives 2HCl प्लस Br2। अगला है बच्चों अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। विशिष्ट परिस्थिति में यानी अनुकूल तापमान, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि का उपयोग किया जाए तो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। जैसे सल्फर ये अधातु है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2S गैस बनाती है। उसी तरह से नाइट्रोजन N2 ये नाइट्रोजन गैस है जो कि अधातु है। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है और क्या बन रहा है, अमोनिया, जिसका सूत्र क्या है, NH3। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सोचिए, एक प्रश्न है इस अभिक्रिया में, ये ऊपर अभिक्रिया दिख रही है क्लोरीन प्लस 2HBr गिव्स HCl प्लस Br2। इस अभिक्रिया में क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रूपांतरण Br2 में होता है। इस रूपांतरण को ऑक्सीकरण कह सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर है हाँ। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ाते समय बताया था कि अगर कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, या फिर अगर किसी तत्व किसी यौगिक में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो भी उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस HBr में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, केवल Br2 बच रहा है। तो हाइड्रोजन निकलने के कारण इस Br2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब ये ऑक्सीकरण की क्रिया किसके कारण हो रही है, इस क्लोरीन के कारण। ये क्लोरीन इस HBr में से हाइड्रोजन निकाल करके और उसके साथ खुद संयुक्त हो जाता है। खुद संयुक्त हो रहा है तो क्या बन रहा है, HCl। तो ऑक्सीकरण करने वाला घटक कौन है, क्लोरीन, और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ब्रोमीन का।
तो आगे प्रश्न है, यह ऑक्सीकरण करने वाला घटक कौन है? तो कौन है यहाँ पे, क्या उत्तर आएगा? क्लोरीन। अगला टॉपिक है बच्चों आयनिक यौगिक। धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। धन आयन और ऋण आयन ये विपरीत विद्युत आवेशित होते हैं और उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल ही धन आयन और ऋण आयन के बीच में आयनिक बंध होता है। आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन, इनकी संख्या और उन पर स्थित विद्युत आवेश का मूल्य ऐसा होता है कि धन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित करते हैं। यानी जितनी धन आयन की संख्या होगी उतनी ही ऋण आयनों की संख्या होगी और एक दूसरे को संतुलित करने के कारण ही आयनिक यौगिक विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। और एक और आयनिक यौगिकों का गुणधर्म होता है बच्चों, आयनिक यौगिक कैलासीय होते हैं। कैलासीय यानी क्रिस्टलीय होते हैं। उनकी संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है। कैलासीय पदार्थों के सभी कणों के पृष्ठभाग विशिष्ट आकार के, चिकने तथा चमकदार होते हैं और आयनों के नियमित विन्यास के कारण ही कैलासीय रूप इनको प्राप्त होता है। अलग अलग आयनिक यौगिकों के आयनों की रचना और विन्यास अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके कैलासों का आकार भी अलग अलग होता है। कैलासों में स्थित आयनों का विशिष्ट विन्यास जिसके कारण होता है वह प्रमुख घटक है। विजातीय आयनों के बीच होने वाला आकर्षण बल और सजातीय आयनों के बीच होने वाला प्रतिकर्षण बल है। अतः कैलासीय संरचना में धन आयन के चारों ओर ऋण आयन और ऋण आयन के चारों ओर धन आयन होते हैं। यानी धन आयन ऋण आयन से घिरा होता है और ऋण आयन धन आयन से घिरे होते हैं। विशिष्ट कैलासीय संरचना के लिए उत्तरदायी घटकों में से दो महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं। पहला है बच्चों धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों का आयतन और दूसरा है आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाण। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नज़दीक स्थित विपरीत आयनों के बीच स्थिर विद्युत बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और आयनिक यौगिक कठोर तथा भंगुर भी होते हैं। अब बच्चों आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म देखते हैं क्या हैं। तो ये पॉइंट वाइज आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको पॉइंट्स में ही याद करना है। पहला, धन आयन और ऋण आयन में तीव्र आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में और कठोर होते हैं। सेकंड है, आयनिक यौगिक भंगुर होने के कारण उन पर दाब प्रयुक्त करके उन्हें तोड़ा जा सकता है। भंगुर से मतलब है जैसे मिट्टी का ढेला है, अगर उसे हथौड़े से मारा जाए तो क्या होगा? टुकड़े हो जाएंगे। कांच को अगर चोट पहुंचाई तो कांच के भी टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की अवस्था को हम कहते हैं भंगुर। तीसरा है, आयनिक यौगिकों में आंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होने के कारण उसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं क्योंकि विचरण के कारण मुक्त हुए आयनों के चारों तरफ पानी के अणु विशिष्ट रूप से उनके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। आयनिक यौगिक जैसे ही पानी में घोले जाते हैं तो पानी के अणु आयनों के चारों तरफ घेर लेते हैं उसे, और आयनों और पानी के अणुओं के बीच में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण बल तैयार होता है और आयनिक यौगिक का जलीय विलयन बनता है।
परंतु आयनिक यौगिक केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि पानी में जिस प्रकार का नया आकर्षण बल प्रस्थापित होता है वैसा इन विलायकों में नहीं होता। इन विलायकों में यानी मिट्टी का तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में आकर्षण बल तैयार होता है। 5वां पॉइंट है बच्चों, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन नहीं करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते, परंतु पिघली हुई अवस्था में आयन गतिशील होने के कारण वे विद्युत का वहन कर सकते हैं। और आयनिक यौगिक के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक यानी उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि जलीय विलयन में विचरित हुए आयन होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में आयन विचरण करते हैं। विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वे आयन विपरीत विद्युत दगरों की ओर जाते हैं। ये आपको धारा विद्युत पाठ में भी बताया था कि आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर यानी विद्युत दगरों की ओर जाते हैं। पिघली हुई और जलीय स्थिति में विद्युत सुचालक होने के कारण आयनिक यौगिकों को विद्युत अपघटनी पदार्थ कहते हैं। विद्युत अपघटनी पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे एक तालिका आपको दिखाई दे रही है बच्चों। इस तालिका में यौगिक का नाम दिया है, आयनिक यौगिक है या नहीं, द्रवणांक और ये क्वथनांक अंश सेल्सियस में दिया हुआ है। तो सबसे पहला यौगिक है पानी H2O। तो यह आयनिक यौगिक नहीं है। इसका द्रवणांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला यौगिक है ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। यह आयनिक यौगिक है और इसका द्रवणांक है 290 और क्वथनांक 732। तो इस तरह से बच्चों ये सारे यौगिक जो हैं क्या हैं? आयनिक यौगिक, पानी को छोड़ करके। तो ये आयनिक यौगिक हैं और इनके द्रवणांक और क्वथनांक को हम ध्यान से देखें तो सभी के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते जा रहे हैं। पानी आयनिक यौगिक नहीं है, इसलिए इसका द्रवणांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न है। तो यहाँ पे आयनिक यौगिकों के एक गुणधर्म में हमने अभी पढ़ा, आयनिक यौगिकों का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो तालिका से आपको समझ में आ गया, इनका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। और यहाँ पे देखिए आयनिक यौगिकों में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या नहीं, उसका परीक्षण करने के लिए ये 2 ग्रेफाइट के छड़ ली हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही हैं। सेल है, बल्ब है और यहाँ पे कुंजी है। और जिस लवण का हमें परीक्षण करना रहता है वो लवण पानी में घोल करके बीकर में डाला है। और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रोड इसके अंदर डुबाए जाते हैं और विद्युत धारा यानी कुंजी बंद कर दी जाती है तो विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो विलयन अगर लवण का है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण बल्ब चमकने लगता है। इससे ये पता चलता है कि लवण का जलीय विलयन विद्युत धारा का सुचालक है। तो विद्युत धारा का सुचालक क्यों है? क्योंकि लवण जो है आयनों में विभक्त हो जाते हैं जैसे ही पानी में घोला जाता है तो, और पानी के अणु उन आयनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ ही साथ ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब चमकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।